नमस्कार, आदाब, जय भीम, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल। मैं वीरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। पुराने भारत में खास करके पुष्यमित्र संघ से पहले किसी भी वर्ण में आपस में सभी वर्णों में विवाह और भोज पर कोई पाबंदी नहीं थी। कोई भी वर्ण का व्यक्ति, कोई भी वर्ण की महिला किसी भी वर्ण के स्त्री या पुरुष के साथ शादी कर सकते थे। लेकिन बाद में इसमें बदलाव हुए। कब हुए? आप ये सुन रहे हैं क्रांति तथा प्रतिक्रांति के तहत। भारत में बुद्ध धर्म के उदय के साथ सामाजिक और धार्मिक क्रांति हुई और उस बुद्ध धर्म की क्रांति को रोकने के लिए ब्राह्मणवाद की प्रतिक्रांति हुई और जिसका परिणति हुई पुष्यमित्र शुंग द्वारा बृहद्रथ की हत्या करके बुद्ध धर्म को पतन की तरफ ले जाकर और ब्राह्मणवाद की विजय हुई। तो जब ब्राह्मणवाद की विजय हुई तो तमाम सारा साहित्य, जिसे ब्राह्मण साहित्य कहते हैं, महाभारत, रामायण, गीता, वेद निस्वती, पुराण और ये वेदांत, सबकी रचना हुई और उसमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ था मनुस्मृति। मनुस्मृति की रचना भी 185 BC के बाद हुई, जिसमें तमाम सारे काले कानून बनाए गए। इस पे हम पीछे बहुत सारी चर्चा कर चुके हैं। वर्ण और जाति कैसे बना, वर्ण भेद कैसे हुआ। आज हम बात करेंगे अनुलोम और प्रतिलोम विवाह की। क्या होते हैं अनुलोम और प्रतिलोम विवाह और कैसे लगाई मनु ने पाबंदी इसके ऊपर, इसकी हम चर्चा करेंगे आज। तो पहले जैसा मैंने बताया कि वर्णों के बीच में आपस में चारों वर्णों में कोई भी किसी वर्ण के साथ शादी होती थी, हो सकती थी। कोई इसमें प्रतिबंध नहीं था। कोई इसमें ना तो सहभोज में प्रतिबंध था, ना अंतरजातीय विवाह में कोई प्रतिबंध था। इसकी बाबा साहब ने एक लिस्ट भी दी है बहुत लंबी। इसमें शांतनु के, पाराशर की, विश्वामित्री, ययाति, जत्कारु, इन सब लोगों ने इंटरकास्ट मैरिज की थी। मतलब इंटरकास्ट नहीं, अंतर वर्णी विवाह किया था, अंतरजातीय विवाह किया था। तो ये सारे उदाहरण के तौर पर ये निश्चित है कि पहले इस तरीके का कोई विधान नहीं था। सवर्ण विवाह करना तो कानून जरूरी नहीं समझा जाता था, कोई भी किसी के साथ विवाह कर सकता था। अच्छा, समाज इस पर कोई जरूरी नहीं देता था, कोई बल भी नहीं देता था। सवर्ण विवाह करना न तो कानून जरूरी समझाता था, इस बात के बावजूद कि वर्गीय उपेक्षा उसकी वर्ण उच्च है या नीच। फर्क इतना था कि जहां उच्च वर्ण का व्यक्ति होता था, वर होता था, और निम्न वर्ण की वधू होती थी, उसको अनुलोम विवाह बोला जाता था। और जहां महिला उच्च वर्ण की होती थी और पुरुष निम्न वर्ण का होता था, उसको प्रतिलोम विवाह बोला जाता है। अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह, ये दो विवाह पद्धतियां प्रचलित थी, लेकिन कोई इन पर पाबंदी या रोक टोक नहीं थी। तो अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह पर कोई पाबंदी नहीं थी। तो सबसे पहले मनु ने जो प्रतिबंध लगाया वो प्रतिलोम विवाह पर प्रतिबंध लगाया कि जिसमें उच्च वर्ण का आदमी होता था और निम्न वर्ण का व्यक्ति और उच्च वर्ण की महिला होती थी, उस शादी पर प्रतिबंध लगाया कि निम्न वर्ण का व्यक्ति उच्च वर्ण की महिला के साथ शादी नहीं कर सकता। सबसे पहला ये प्रतिबंध लगाया गया, विवाह पर इस तरीके से रोक लगा दी गई। और ये वर्णों के बीच आपसी संबंध का समाप्त करने का और इनमें एक दूसरे के प्रति गैर भावना पैदा करने की दिशा में एक पहला कदम था जो मनु ने किया। जहां प्रतिलोम विवाह के द्वारा अंततः यहाँ अनुलोम विवाह पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया, प्रतिलोम विवाह पर लगा दिया गया। लेकिन अनुलोम विवाह पर जो था वो जारी रखा। अनुलोम विवाह अर्थात उच्च वर्ण के पुरुष और निम्न वर्ण की स्त्री का विवाह जारी रखा। अनुलोम विवाह उस मामले में अच्छा तो नहीं कहा गया और यह सिर्फ एक और जाने का द्वार था कि इसमें उच्च वर्ण का व्यक्ति निम्न वर्ण की महिला से विवाह कर सकता है, अन्यथा दूसरा उसमें विकल्प नहीं था। और ये एक दूसरे का, हालांकि जैसा भी था, लेकिन फिर भी एक दूसरे से मिलने का द्वार था वर्णों के, जिसके माध्यम से
एक दूसरे के वर्णों का एक दूसरे से बिल्कुल अकेले होना असंभव था। लेकिन यहाँ पर भी ब्राह्मणवाद ने चाल चली, जिसे ओछापन ही कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? क्या कार्य किया? यह कार्य इतना ओछा था, उन नियमों का यहाँ बताना आवश्यक है जो शिशु की स्थिति निर्धारित करने के लिए बनाए गए। प्राचीन काल में चले आ रहे नियमों के अधीन शिशु की स्थिति उसके पिता के आधार पर निर्धारित की जाती थी कि जो पिता का वर्ण होगा बच्चे का वही वर्ण होगा, माता चाहे किसी भी वर्ण की हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन इसको जो था पितृ सवर्ण नियम कहा जाता था। प्रतिलोम विवाह का जो प्रभाव था यह होगा कि उच्च वर्ग की माताओं के बच्चे नीचे के वर्ण में कहलाएंगे जो उनके पिता का है प्रतिलोम विवाह में, क्योंकि पिता निम्न वर्ण का है तो उच्च वर्ण की महिला से उत्पन्न बच्चे निम्न वर्ण में जाएंगे। और अनुलोम विवाह पर इसका उल्टा था। महिला अगर शूद्र वर्ण की है तो उसका जो बच्चा उत्पन्न होगा वो उसके पिता के वर्ण के आधार पर जाएगा। वो क्षत्रिय हो सकता है, ब्राह्मण हो सकता है, वैश्य हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और उनके पिता का वर्ण मिलेगा। मनु ने प्रतिलोम विवाह को रोक दिया और इस प्रकार उच्च वर्ण के रोक लगा दी आने पर, जो इतना खेदजनक क्यों न है। लेकिन जब तक अनुलोम विवाह और पितृ श्रवण का नियम व्यवहारित होता रहा तब तक कोई क्षति नहीं हुई। इन दोनों ने मिलकर बहुत ही उपयोगी व्यवस्था का निर्माण किया। जो ये अंतर्वर्ण विवाह होते रहे थे, इन्होंने भाईचारा रहा इनसे। अनुलोम विवाह पद्धति ने परस्पर संबंध का बनाए रखे और पितृ श्रवण के नियम ने उच्च वर्गों को स्वयं पर्याप्त सुगठित करने का काम किया। वे निम्न वर्ण में नहीं जा सकते थे, लेकिन वे विभिन्न वर्णों की माताओं में जन्मते रहे। ब्राह्मण बाद विभिन्न वर्णों के बीच संबंध के इस द्वार को खुला रखने का भी इच्छुक नहीं था। इसके लिए क्या किया? यह उसे बंद करने पर तुला बैठा था। उसने इसे ऐसी रीत से किया जो अप्रतिष्ठाजनक है। सीधा और सच्चा रास्ता अनुलोम विवाह को रोक देना था, लेकिन ब्राह्मणवाद ने ऐसा नहीं किया। जैसा प्रतिलोम विवाह पर प्रतिबंध लगाया, अनुलोम विवाह पर ब्राह्मणवाद ने ऐसा नहीं किया। उसने अनुलोम विवाह पद्धति को जारी रखा। उसने जो कुछ किया था वह यह कि उसने शिशु की स्थिति का निर्णय करने वाले नियम को बदल दिया। मतलब जो पितृ सवर्ण नियम के स्थान पर मातृ सवर्ण नियम लागू करा दिया गया, जिससे बच्चे की स्थिति उसके माँ के वर्ण के आधार पर निर्धारित की जाने लगी। कहने का मतलब है कि माँ तो ज्यादातर शूद्र होती थी या निम्न वर्ण की होती थी, तो जो बच्चा पैदा होगा उसे पिता का वर्ण नहीं मिलेगा, उसे निम्न वर्ण की माता का वर्ण मिलेगा। तो इस परिवर्तन से जो था सामाजिक संपर्क का वह साधन भी नहीं रह गया जो मुख्य रूप से है। इस उच्च वर्ण के पुरुष अपने बच्चे के प्रति अपने उत्तरदायित्व से सिर्फ इसलिए मुक्त हो गए कि बच्चे निम्न वर्ण की माँ से पैदा हुए हैं। तो पुरुष की जिम्मेदारी खत्म हो गई, यहाँ जिम्मेदारी माँ की आ गई बच्चों पर। इससे अनुलोम विवाह का सिर्फ भाग निम्न वर्णों को सताने और अपमानित करने और उच्च वर्णों को निम्न वर्ण की स्त्रियों के साथ कानूनी रूप से वैश्याकर्म करने का एक साधन बना दिया। और व्यापक सामाजिक दृष्टि से इसने वर्णों को एक दूसरे से पूरी तरह अलग अलग कर दिया। वर्णों में यही परस्पर अलगाव हिंदू समाज के लिए साफ हो गया। इस सब के बावजूद कट्टर हिंदू अभी भी यह विश्वास करता है कि जाति व्यवस्था एक आदर्श व्यवस्था है, लेकिन कट्टर हिंदुओं की ही चर्चा क्यों करें, सभी ऐसे करते हैं। तो ये जो बदलाव किया ये बहुत ही नीचतापूर्ण काम था। मनु ने जो बदलाव किया, उसने जैसा कि कहा है कि वैश्यावृत्ति को कानूनी जामा पहना दिया कि उच्च वर्ण का सवर्ण व्यक्ति निम्न वर्ण की महिलाओं से शादी करके और उनसे उत्पन्न बच्चों के लिए उत्तरदायी नहीं है, वो शूद्र होंगे। तो ये एक उनको क्या कहने चाहिए, अपमानित करने का एक तरीका
बना दिया मनु ने, जो कि बहुत ही घृणित काम था, बहुत ही निर्लज्ज काम था जो मनु ने किया, खास करके नीचे वर्ण को अपमानित करने के लिए और उच्च वर्ण को सम्मान प्रदान करने के लिए। और ये जैसा कहा कि सब हिंदू इस बात को अभी भी मानते हैं कि जाति व्यवस्था एक आदर्श व्यवस्था है। बाबा साहब इसमें यही कहते हैं कि हिंदुओं की ही चर्चा क्या करें, ऐसे लोग तो प्रबुद्ध राजनीतिज्ञों और इतिहासकारों में भी मिल जाएंगे। राजनीतिज्ञों और इतिहासकार दोनों ने ही ऐसे भारतीय आसानी से मिल जाते हैं, तो जोरदार शब्दों में इसका खंडन करते हैं कि जाति व्यवस्था राष्ट्र प्रेम के आड़े आती है। यह मानते हैं कि भारत एक राष्ट्र है, और जब कोई राष्ट्र कहकर देश कहलाता तब भी बहुत गुस्सा हो जाते हैं। और ये कौन है, ये समझ में नहीं आता कि ये दृष्टिकोण क्यों है, क्योंकि राजनीतिज्ञ और इतिहासकारों में ज्यादातर लोग ब्राह्मण हैं, और उससे इनसे ये आशा नहीं हो सकती कि वे अपने पूर्वजों के कुकृत्यों को स्वीकार करेंगे। आज भी यही स्थिति है। आज भी जितने भी तथाकथित बुद्धिजीवी, राजनीतिककार, इतिहासकार जो भी हैं, आज भी इस व्यवस्था को बहुत अच्छा मानते हैं, जाति व्यवस्था को, वर्ण व्यवस्था को अच्छा मानते हैं समाज के लिए। तो उसका कारण सिर्फ ये है कि उनके पूर्वजों ने जो गलतियां की हैं, जो घृणित काम किए हैं, उसको वो स्वीकार नहीं करना चाहते, उसके खिलाफ नहीं जाना चाहते। कहते हैं जो हमारे पूर्वजों ने किया वो ठीक था, आज भी उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। और इसीलिए आज भारत दुनिया के देशों में सबसे पिछड़ा देश है, इन्हीं जाति की व्यवस्थाओं के कारण, जाति की जड़ताओं के कारण। आज देश के जितने भी बड़े बड़े नेता या देश को चलाने वाले लोग हैं, सभी इस जातिवादी मानसिकता से ग्रसित हैं। इसलिए देश रसातल में जा रहा है। ये भारत अभी तक राष्ट्र नहीं बन पाया, सिर्फ एक देश है। और अगर जब तक ये मानसिकता नहीं सुधरेगी, ये देश रसातल में जाता जाएगा। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है, उसका इलाज है कि इस व्यवस्था को जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उखाड़ करके फेंक दिया जाए। और इसको कोई और नहीं कर सकता। इसको अगर कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी कर सकती है। बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती कर सकती हैं। जब केंद्र में इनको सत्ता मिल जाएगी तो इस सामाजिक परिवर्तन के काम को जरूर अमली जामा पहनाया जाएगा, जो सर्व समाज की कल्पना की है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। तो सर्वजन समाज को न्याय और मिलेगा, समता मूलक समाज की स्थापना होगी, ऐसा मेरा मानना है। मैं धन्यवाद करता हूं एसएम न्यूज का। और आपको अगर ये सीरीज पसंद आ रही है तो एसएम न्यूज की प्लेलिस्ट में जाकर के आप आज क्रांति तथा प्रतिक्रांति के नाम से पिछले एपिसोड भी आप देख सकते हैं। और अगर आपको ये पसंद आई है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट्स के द्वारा आप अपनी प्रतिक्रिया हमें अवश्य भेजें।